नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी विदेशी अकाउंट पर मुश्किल में घिरी बीजेपी की, वंदे मातरम और जय हिंद से डरी मोदी सरकार की। जानेंगे वोट चोरी पर खुद ही खुलासा कर कैसे फंसा चुनाव आयोग, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में दी गई क्या दलीलें, देखेंगे महाराष्ट्र एनडीए में बढ़ते टकराव को, और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे बीजेपी के दिग्गज नेताओं के सामने आने वाली मुश्किलों की। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। करनाल में बीजेपी दफ्तर तक सड़क बनाने के लिए 40 बड़े पेड़ उखाड़ने पर भड़का सुप्रीम कोर्ट। हरियाणा सरकार को लगाई फटकार, सुधारात्मक एक्शन प्लान मांगा, कार्रवाई की दी चेतावनी। भतीजे अजीत पवार पर भड़के शरद पवार, एनसीपी-एसपी प्रमुख बोले वित्तीय आश्वासनों के आधार पर वोट मांगना गलत। डिप्टी सीएम ने लोगों को धमकाते हुए कहा था वोट नहीं तो फंड नहीं। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की जेल में जान लेने की खबर से मचा हड़कंप। खैबर पख्तूनख्वा के सीएम अफरीदी अदियाला जेल पहुंचे, लेकिन पूर्व पीएम से मिलने की नहीं मिली इजाजत। और हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 110 अंकों के उछाल के साथ 85,720 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 10 अंकों की बढ़त के साथ 26,215 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है। खास तौर पर वोट चोरी का मुद्दा जिस तरह से राहुल गांधी ने उठाया है, उसके बाद से ही बीजेपी बुरी तरह से घिरी हुई दिखाई दे रही है। तो चुनाव आयोग भी मुश्किल में फंस गया है। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस और राहुल गांधी को घेरने की कोशिश में जुटी है, लेकिन ये कोशिश बीजेपी पर ही भारी पड़ गई। कांग्रेस ने जो खुलासा किया है उससे बीजेपी नेताओं की चिंता बढ़ गई है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी और उसके नेताओं के खिलाफ देश में नाराजगी बढ़ रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो विपक्ष की आवाज वैसे ही दबाने के आरोप लगते रहे हैं और सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं। उनके जवाब बीजेपी के पास नहीं है, लेकिन अब बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने ये कहकर सनसनी फैला दी कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से जुड़े लोगों के अकाउंट विदेश से ऑपरेट हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पवन खेड़ा का अकाउंट अमेरिका में बेस्ड दिख रहा है, जबकि महाराष्ट्र कांग्रेस का अकाउंट आयरलैंड से जुड़ा हुआ था, जिसे बाद में बदलकर भारत कर दिया गया। हिमाचल कांग्रेस का अकाउंट थाईलैंड से जुड़ा बताया गया। पात्रा ने कहा कि ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करते हैं। अब संबित पात्रा ने जो सवाल उठाए, कांग्रेस ने उसका तुरंत जवाब दे दिया। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, अगर बात हैंडल्स की है तो बीजेपी जवाब दे कि गुजरात बीजेपी स्टार्टअप इंडिया का एक्स अकाउंट आयरलैंड से क्यों चल रहा है, डीडी न्यूज और श्री श्री रविशंकर का अकाउंट अमेरिका से क्यों चल रहा है, भाजपा के कई सारे समर्थकों के हैंडल मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका से क्यों चल रहे हैं। ये महामूर्खता की दलीलें हैं और असल मुद्दों से भटकाने का प्रयास है। श्रीनेत ने कहा कि मैं इन्हें बताना चाहती हूँ कि भाजपा या नरेंद्र मोदी राष्ट्र नहीं है, बीजेपी को मूर्खता नहीं दिखानी चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि एक्स ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसमें अकाउंट के लोकेशन की जानकारी मिलती है, लेकिन उसने ये भी कहा है कि ये लोकेशन ट्रेवल या किसी टेक्निकल ग्लिच से बदल सकता है, ये डेटा एक्यूरेट नहीं हो सकता है। फिर भी बीजेपी सवाल उठा रही है, ऐसे में सवाल बीजेपी से पूछा जाना चाहिए। कांग्रेस को घेरने की कोशिश बीजेपी पर उल्टा भारी पड़ गई। वैसे विपक्ष के तेवरों से तो मोदी सरकार पहले से ही परेशान दिखाई दे रही है, अब उसे राष्ट्रवादी नारे भी परेशान करने लगे हैं, इसलिए संसद में इन पर भी रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया गया है। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई, विपक्ष ने मोदी सरकार को घेर लिया। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले जारी किए गए फरमान ने राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है। राज्यसभा सचिवालय के जरिए एक बुलेटिन जारी किया गया है। इस बुलेटिन में सांसदों को सदन की कार्यवाही के दौरान जय हिंद, थैंक यू और वंदे मातरम जैसे नारों का इस्तेमाल न करने की सलाह दी गई। राज्यसभा सचिवालय के इस आदेश ने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। इस फैसले पर विपक्ष ने नाराजगी जताई। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी भड़क उठी और इन नारों को भारत की आजादी की लड़ाई का प्रतीक बताते हुए उन्होंने सवाल किया कि क्यों नहीं बोलेंगे, इन पर रोक क्यों लगाई जानी चाहिए। जय हिंद नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा था, जो राष्ट्रीय पहचान से गहराई से जुड़ा था। ये हमारी आजादी का नारा है। जय हिंद हमारे नेताजी का नारा है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी को चेतावनी तक दे दी कि इन देशभक्ति के भावों को कमजोर करने या राजा राम मोहन रॉय जैसे सांस्कृतिक लोगों का अपमान करने की कोई भी कोशिश मंजूर नहीं है। जो वंदे मातरम से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। सीएम ममता बनर्जी के साथ कई और नेताओं ने इस फैसले पर कड़ा विरोध जताया है। गौरतलब है कि ये विवाद ऐसे वक्त में खड़ा हुआ जब 1 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में इस फैसले को लेकर विवाद और बढ़ सकता है। विपक्ष संसद में वोट चोरी का मुद्दा उठाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन सरकार को डर जय हिंद और वंदे मातरम से लग रहा है। वैसे वोट चोरी को लेकर अब निर्वाचन आयोग ने ही बड़ा खुलासा कर दिया है। महाराष्ट्र निर्वाचन आयोग ने कहा कि मुंबई की मतदाता सूची में 10 लाख से ज्यादा नाम फर्जी हैं। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट।
महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायत विपक्ष विधानसभा चुनाव से करता आया है, जिस पर अब चुनाव आयोग ने मोहर लगा दी है, जिसके बाद बीजेपी पर सवालों की बौछार हो रही है। दरअसल मुंबई में निकाय चुनाव से पहले मतदाता सूची में 11 लाख नकली वोटर्स का पता चला है। राज्य के कुल 1.03 करोड़ मतदाताओं में से 10.64% यानी 11 लाख से ज्यादा लोगों के नाम सूची में 2 से ज्यादा बार दर्ज पाए गए हैं। ये खुलासा महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग के साझा किए गए आधिकारिक आंकड़ों में हुआ है। मसौदा मतदाता सूची का निरीक्षण करते हुए आयोग ने कहा 4.33 लाख मतदाताओं के नाम 2 से लेकर 103 बार तक दोहराए गए हैं, जिसे जोड़ने पर कुल डुप्लीकेट कॉपियों की संख्या 11,01,505 तक पहुंच गई है, जो किसी भी बड़े महानगर की वोटर लिस्ट के लिहाज से एक गंभीर चूक मानी जा रही है। बता दें कि ये पहला मौका है जब मतदाता सूची में दोहराव का स्तर इतना बड़ा सामने आया है। मतदाता सूची की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने लोगों को सुधार और आपत्ति दर्ज करने का मौका भी दिया है। पहले इसकी अंतिम तारीख 27 नवंबर तय की गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 3 दिसंबर कर दिया गया है। आयोग का कहना है कि बड़ी संख्या में मिली डुप्लीकेट कॉपियों के चलते नागरिकों को गलती सुधारने के लिए ज्यादा समय देना जरूरी था। बता दें कि मतदाता सूची में सुधारों और आपत्तियों के निपटारे के बाद अंतिम मतदाता सूची 10 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। फर्जी वोटर लिस्ट को लेकर पहले से ही इंडिया गठबंधन हमलावर दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी पहले से ही दावा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में फर्जी वोटर लिस्ट के सहारे बीजेपी चुनाव जीती है और अब चुनाव आयोग ने इस पर मोहर लगा दी है। विपक्ष सवाल एसआईआर पर भी उठा रहा है, जिसे बीजेपी की मदद करने के लिए किया जा रहा है। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई, तो क्या कुछ हुआ सुनवाई के दौरान, देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर एसआईआर प्रक्रिया के विरोध में जबरदस्त बहस छिड़ गई। एसआईआर को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, बिहार सहित कई राज्यों की याचिका पर सुनवाई लगातार दूसरे दिन भी जारी रही, जहां याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश वकील कपिल सिब्बल ने एक के बाद एक कई दलीलें पेश की और बीएलओ, जिन पर घर घर जाकर इस प्रक्रिया को पूरा करने की जिम्मेदारी है, उनके अधिकार क्षेत्र को लेकर सिब्बल ने कई सवाल किए। उन्होंने कोर्ट में 2016 की हैंडबुक ऑफ नेशनल इलेक्टोरल रोल्स का जिक्र किया, फिर 2003 के इलेक्टोरल रोल का भी जिक्र किया। उन्होंने एक बार फिर इस बात पर जोर दिया कि बीएलओ किसी की नागरिकता कैसे तय करेंगे। वो एक स्कूल में टीचर है और लोगों से मांगे जा रहे दस्तावेजों को लेकर भी कहा कि आखिर वो दस्तावेज कहां से लाएंगे। इस पर कोर्ट ने कहा कि उन लोगों को इलस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स पेश करने होंगे। सिब्बल की दलीलों पर कोर्ट ने कहा कि हमें देखना होगा कि एक्ट और उससे जुड़े कानूनों की नॉर्मेटिव स्कीम में उन्होंने जो नोटिस दिया है वो अल्ट्रा वायर्स है या नहीं, यानी अधिकार क्षेत्र में है या नहीं। इसके जवाब में सिब्बल ने आगे कहा कि डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला आरपी एक्ट यानी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 से होता है, जबकि अनसाउंड माइंड का फैसला कोर्ट से होता है। रजिस्ट्रेशन और उम्र इसका आधार है। इसके उलट कोई भी बड़ा रिवीजन अल्ट्रा वायर्स होगा। सिब्बल ने पूरे कानूनी तथ्यों के साथ अपनी बात कही, साथ ही ये भी कहा कि स्कूल में एक टीचर को बीएलओ बनाकर नागरिकता पर विचार करने का अधिकार देना एक खतरनाक बात है। एक्ट की स्कीम के खिलाफ कोई भी बड़ा बदलाव गलत होगा। उन्होंने कोर्ट में बताया कि आर्टिकल 327 के तहत संसद के पास कानून बनाने का अधिकार है। इस बीच याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में अपनी दलीलें रखी और कहा कि चुनावों के कंडक्ट को रेगुलेट करने के ऑर्डर्स पास करने की आड़ में कमीशन पूरी तरह से लेजिस्लेटिव एक्टिविटी अपने ऊपर नहीं ले सकता, जो संविधान की स्कीम के तहत सिर्फ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए रिजर्व है। सिर्फ संविधान का हिस्सा होने से उसे लेजिस्लेचर के बनाए गए कानून के रेफरेंस के बिना अपनी मर्जी से कानून बनाने की पूरी और एब्सोल्यूट पावर नहीं मिल जाएगी। उन्होंने कोर्ट में बताया कि एसआईआर एक सीमित चुनाव क्षेत्र में अलग अलग यानी बायलैटरल तरीके से रोल में बदलाव है। इसमें चुनाव आयोग के पास बड़े पैमाने पर कोई अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 324 और 327 को लेकर कोर्ट में काफी बहस हुई, लेकिन अदालत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। सिंघवी ने कहा कि जिस पावर पर उन्होंने भरोसा किया है वो 324 है। 324 को 327 में बने कानून ने हरा दिया है। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 327 संसद को कानून बनाने की शक्ति देता है, जबकि अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की गई और उसे चुनाव करवाने के लिए जरूरी शक्तियां दी गई। अब मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने जोरदार दलीलें रखी। कोर्ट में बीएलओ की जान जाने का मुद्दा भी उठा। इसे लेकर इंडिया गठबंधन ने ही बीजेपी और चुनाव आयोग पर तीखा हमला किया। यहां तक कि अब आरएसएस भी इस मुद्दे पर विपक्ष के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। तो क्या है पूरा मामला, देखेंगे इस रिपोर्ट में। एसआईआर को लेकर विपक्ष चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर है, साथ ही कई आरोप लगा रहा है, तो दूसरी तरफ काम के प्रेशर के चलते बीएलओस की जान जाने के मामले ने सियासत को और गर्मा दिया है। पश्चिम बंगाल में अब तक 7 से ज्यादा बीएलओस ने अपनी जान दे दी है, जिसे लेकर सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर जबरदस्त निशाना साधा। उन्होंने बंगाल के चीफ इलेक्शन ऑफिसर मनोज अग्रवाल पर हमलावर होते हुए कहा कि बीएलओस को अपनी जान नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी बहुत कीमती है। फिर भी इन्हें कोई रहम नहीं आया और बीएलओस से मिलने और उनकी बात सुनने में
ही 48 घंटे लगा दिए। एक छोटे नेता की हिम्मत तो देखो, आखिर सरकार एसआईआर कराने में इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है। तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बीएलओ की जान जाने को लेकर चुनाव आयोग से बड़ी अपील की। उन्होंने कहा कि यूपी में एसआईआर के दौरान मानसिक शारीरिक रूप से आहत होने के कारण जिन लोगों की जान जा रही है, उनके लिए चुनाव आयोग से ये सीधी अपील है कि वो 1 करोड़ का मुआवजा दें। हम भी प्रत्येक मृतक के आश्रित को 2 लाख रुपए की सहायता राशि देने का संकल्प लेते हैं। एसआईआर का जो इम्प्रैक्टिकल टारगेट देकर बीएलओ के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहा है और उन पर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है, वो बेहद निंदनीय और घोर आपत्तिजनक है। भाजपाई चुनावी भ्रष्टाचार ने बीएलओ को शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ दिया है। तो अब जो बातें अखिलेश यादव ने कही हैं, उनका समर्थन आरएसएस भी करता दिखाई दे रहा है। आरएसएस से जुड़े अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ यानी ABRSM ने बीएलओ की जान जाने के मामले में सवाल उठाते हुए कहा कि एसआईआर की समय सीमा बढ़ाई जाए और इस प्रक्रिया के दौरान जिन लोगों की जान गई है, उनके परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। बीएलओ के रूप में काम कर रहे टीचर्स को दबाव और धमकी का सामना करना पड़ा है। अब विपक्ष के सवालों से चुनाव आयोग और बीजेपी बुरी तरह से घिर गए हैं। बीएलओ की जान जाने के मामले में चुनाव आयोग के साथ बीजेपी भी फंस गई है। तो महाराष्ट्र एनडीए के अंदर जो लड़ाई शुरू हुई है, उससे गठबंधन ही फंस गया है। 3 दिन पहले बीजेपी और शिवसेना में जो समझौता हुआ था, उसे बीजेपी ने ही तोड़ दिया है। और अब देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना पर बेहद तीखा हमला बोला है, जिसके बाद माना जा रहा है कि ये एनडीए जल्द ही बिखरने वाला है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस आमतौर पर विवादित मामलों पर टिप्पणी करने से बचते हैं, लेकिन बीते दिन उन्होंने पहली बार उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर खुलकर हमला बोला है। दरअसल हाल ही में पालघर जिले में निकाय चुनाव के लिए आयोजित प्रचार रैली में शिंदे ने बिना बीजेपी का नाम लिए कहा था कि रावण भी अहंकारी था और उसकी लंका भी जल गई थी। आपको भी 2 दिसंबर को ऐसा ही करना है। उनके इस बयान पर पलटवार करते हुए सीएम फडणवीस ने कहा, उन लोगों को नजरअंदाज करें जो हमारे बारे में कुछ भी बोलते हैं। वो कह सकते हैं कि हमारी लंका जलाएंगे, लेकिन हम तो लंका में रहते ही नहीं। हम भगवान राम के अनुयायी हैं, रावण के नहीं। चुनाव के दौरान ऐसी बातें बोली जाती हैं, इन्हें दिल से ना लें। हम जय श्री राम बोलने वाले लोग हैं। 25 नवंबर को ही हमने राम मंदिर पर धर्म ध्वजा लहराई है। हम भगवान राम की पूजा करने वाली पार्टी के लोग हैं। लंका तो हम जलाएंगे। बता दें कि सीएम फडणवीस ने ये बयान वही दिया जहां शिंदे ने रावण वाला बयान दिया था, यानी पालघर जिला। जैसा आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना के बीच तकरार बढ़ती ही जा रही है। खबरें हैं कि दोनों तरफ से एक दूसरे के नेताओं को तोड़कर अपने दलों में शामिल कराया जा रहा है। इसके अलावा भी कई मसलों पर मतभेद हैं। पिछले दिनों अमित शाह तक मामला पहुंचा था, लेकिन अब तक कोई सहमति नहीं बनती दिख रही। दरअसल भाजपा की तरफ से शिवसेना के कुछ पार्षदों को अपनी पार्टी में शामिल किया गया है। इससे भी शिवसेना नाराज बताई जा रही है। माना जा रहा है कि उसे लगता है कि निचले स्तर पर अगर भाजपा उसके संगठन को कमजोर कर देगी तो भविष्य में समस्या होगी। बीते दिनों इसी के विरोध में सीएम फडणवीस की कैबिनेट मीटिंग में भी शिवसेना के मंत्री नहीं गए थे। इसके अलावा बाद में उनके साथ मंत्रियों ने विरोध तक जताया था। फिर एकनाथ शिंदे दिल्ली आकर अमित शाह से मिले थे। कहा जा रहा था कि उन्हें भरोसा मिला था कि अगर शिवसेना की तरफ से भाजपा के नेताओं को अपनी पार्टी में नहीं शामिल किया गया तो फिर भाजपा भी ऐसा नहीं करेगी। अब देखना ये होगा कि सीएम फडणवीस के पलटवार पर शिंदे का कोई बयान आता है या नहीं। और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे बीजेपी के पूर्व सांसद के बयान की, जिससे बीजेपी मुश्किल में घिरती दिखाई दे रही है। अमेरिका में एप्स्टीन का मामला गरमाया हुआ है। इस मामले की गूंज भारत में भी सुनी जा रही है। बीजेपी के नेताओं के नाम सामने आ रही हैं, जिस पर कांग्रेस ने तो सवाल उठाए ही थे, और अब बीजेपी के एक पूर्व सांसद ने इस मामले में तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपनी ही पार्टी पर तंज कसते हुए हाईकमान को नसीहत दे दी है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमेरिका का बहुचर्चित एप्स्टीन मामला अब बीजेपी के गले की फांस बनता नजर आ रहा है। ट्रंप प्रशासन ने जब इस केस की फाइल को सार्वजनिक किया तो पहले इसमें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम सामने आया। उसके बाद द वायर की रिपोर्ट में दावा किया गया कि शोषण के आरोपी जेफरी एप्स्टीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्हाइट हाउस के प्रमुख रणनीतिकार स्टीव बैनन के बीच मुलाकात कराने की पेशकश की थी, जिसके बाद भारत में बवाल मच गया। विपक्ष ने इसे लेकर गंभीर चिंता जाहिर की और अब तो बीजेपी के अंदर भी इसे लेकर सवाल उठने लगे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी, और न सिर्फ प्रतिक्रिया दी बल्कि बीजेपी हाईकमान पर करारा तंज भी कसा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि ये बीजेपी के हित में है कि वो पार्टी के प्रमुख नेताओं जिनका लोकसभा या राज्यसभा में 5 से ज्यादा बार कार्यकाल रहा हो, उनकी एक कॉन्फ्रेंस आयोजित करे, ताकि पार्टी को अमेरिका में अवैध शारीरिक शोषण की गतिविधियों में शामिल कुछ भारतीय राजनेताओं से जुड़े नए अंतर्राष्ट्रीय घोटाले से निपटने के लिए तैयार किया जा सके। उनकी तस्वीरें जल्द ही प्रतिष्ठित अमेरिकी अखबारों में छप सकती है, जिससे भारतीय राजनेताओं और हमारे देश को नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके बयान से साफ है कि उनका इशारा किसकी तरफ था। आप जानते हैं कि जेफरी एप्स्टीन अमेरिका का बड़ा अपराधी था। उसे फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क में नाबालिगों के शारीरिक उत्पीड़न और तस्करी के लिए जेल की सजा सुनाई गई थी।
ये नाम एक बार फिर चर्चा में इसलिए आ गया है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एप्स्टीन के साथ संबंध होने के दावे किए जा रहे थे और अब इसमें भारतीय राजनेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं, जिससे देश की सियासत में तूफान आ गया है। कांग्रेस ने इस मामले में पीएम मोदी से जवाब की मांग की है। पार्टी नेता विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने ट्वीट कर लिखा है कि भारत की शीर्ष नेतृत्व का किसी भी रूप में प्रत्यक्ष या परोक्ष नाबालिगों की तस्करी में शामिल व्यक्ति से संबंध होना बेहद गंभीर मामला है और प्रधानमंत्री से तुरंत जवाबदेही की मांग करता है। और अब खुद बीजेपी नेता भी सीधे हाईकमान यानी पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में अब नेतृत्व की तरफ से क्या जवाब आता है, ये देखना होगा। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।